गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने तनाव बल की भी बात कर ली थी, ठीक है। और तनाव बल के बाद हमने पुली ब्लॉक सवाल भी डिस्कस कर लिए थे दो। और आज हम बात करते हैं फिर से वर्तुल गति, समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति। देखो वर्तुल गति हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। वर्ताकार पथ की जो गति थी उसमें जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में संबंध, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने निकाल ली थी पिछले चैप्टर में। आज हम बात करेंगे कि एक वर्ताकार मोड़ है और उस पर कोई वाहन को हमें घुमाना है, तो उसमें घुमाने में जो अधिकतम वेग होगा वो कितना हो सकता है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें केवल समताकाल वर्ताकार पथ है, ठीक है ना, बिल्कुल समतल पथ है और वहां पे आप अपनी गाड़ी या अपने जो व्हीकल है उसको घुमा रहे हो, वर्ताकार मोड़ पे घुमा रहे हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ताकार मोड़ है इस तरह से, ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा वो इस तरफ होगा कहीं, और जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? r। वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। इससे एक वाहन को आपने ऐसे घुमाया, ऐसे चल रहा है, इसके ऊपर ऐसे गतिशील है। तो मान लो वाहन किसी स्थिति में यहां था, इस स्थिति में वो v वेग से नीचे की तरफ गति कर रहा था। कितने वेग से गतिशील है वो? v वेग से, ठीक है ना, v वेग से गतिशील है। इस वाहन का द्रव्यमान m है, वाहन का द्रव्यमान m है और वर्ताकार पथ पे गतिशील है, तो उसमें जो mg लगेगा वो नीचे की तरफ, mg जो लगेगा वो नीचे की तरफ, और अभिलंब बल जो है उतना ही ऊपर की तरफ। समतल पे है ना, जैसे मैं समतल सतह पे खड़ा हूं तो mg नीचे की तरफ, अभिलंब बल ऊपर की तरफ, n बराबर mg। दूसरी बात, मान लो वाहन के टायर और समतल सतह के बीच जो घर्षण गुणांक, माना एक वाहन कोई भी व्हीकल होगा, वाहन स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिशील है, पथ पर v वेग से गतिशील है, ठीक है ना। v वेग से हमने इसको घुमाया, v वेग से गतिशील है। कितने वेग से गतिशील है? v वेग से। वर्ताकार पथ जो समतल पथ है और वाहन के बीच घर्षण गुणांक, माना वाहन के टायर व समतल सतह, समतल सतह के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है। अतः जो घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल मैं जिसको F से निर्देशित करूं, बराबर म्यू इंटू n। वाहन के टायर और समतल सतह के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसका मान इतना होगा। म्यू घर्षण गुणांक के टायर और सतह के बीच, n अभिलंब बल, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। F बराबर म्यू इंटू n। अब एक्चुअल में वर्ताकार पथ पे हमने ऐसे सीखा पिछले चैप्टर में कि किसी भी कण को, किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ पे घूमना है या वर्ताकार पथ पे गति करनी है तो उसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, mv²/r। वो इसको कौन प्रदान करेगा? सोच के देखो कि अगर मुझे उसको घुमाना है वर्ताकार पथ पे, मैं कितने अधिकतम वेग से घुमाऊं कि वो फिसले नहीं, वो गिरे नहीं, तो उसके लिए आपने को केंद्र की तरफ एक घर्षण बल, एक केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो हमें घर्षण बल से मिलेगा। जो हमें कहां से मिलेगा? घर्षण बल से। तो वस्तु को या वाहन को वर्ताकार पथ पे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट चीज है। अतः वाहन को वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए, वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए या गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल
घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है mv²/r वो किससे मिलेगा? घर्षण बल के मान के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा वो मान। अर्थात आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r। वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर ये किससे मिला हमें? या तो ये मान इसके बराबर होगा या लेस देन होगा घर्षण बल के, F के। जो घर्षण बल है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, या उससे ये मान ज्यादा ही होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी वस्तु घूम पाएगी। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो इतना होगा, लेस देन इक्वल्स टू F, ठीक है ना, मतलब घर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। अब F का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो म्यू इनटू n, तो mv²/r इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू n। क्योंकि n बराबर mg, n जो है विलंब बल वो mg के बराबर है, तो ये वाला मान आप यहां रखो, तो mv²/r इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg। m से m कट गया, r को इधर ले आओ, तो v² इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू rg। मुझे तो v चाहिए ना, तो वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, v इज लेस देन इक्वल्स टू √μ rg। ध्यान से देख बेटा, कितने वेग से हम घुमा सकते हैं? वेग का मान जो है या तो इससे बराबर हो या इससे कम होगा, तभी वर्ताकार पथ पे वो घूम पाएगी वस्तु, वाहन, अन्यथा वो फिसल जाएगी। म्यू घर्षण गुणांक, वाहन के टायर और सतह के बीच, r वर्ताकार पथ की त्रिज्या और g गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति के लिए वेग का जो मान है वो या तो √μ rg के बराबर होना चाहिए या उससे कम ही होना चाहिए। अगर ये मान वेग जो है ना इस मान से ज्यादा हुआ तो वस्तु फिसल जाती है, वस्तु क्या होती है? फिसल जाती है। तो ये तो हमने बात करी बेटा समतल सतह की। अब अपन बात करेंगे करवट वाली सड़क की। देखो करवट वाली सड़क आपने देखा होगा, जो बड़े सर्कल होते हैं वहां पे सर्कल को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, रोड से थोड़ा सा किसी कोण थीटा से उसको उठा दिया जाता है, उसे करवट वाली सड़क बोलते हैं। तो अगला टॉपिक होगा कि करवट वाली सड़क पर वाहन की इष्टतम चाल, अधिकतम सुरक्षित चाल, मतलब कितनी चाल से हम उसको घुमा सकते हैं, इष्टतम चाल पूछा है। उस केस में घर्षण बल को कंसीडर नहीं किया गया और फिर हमने वो इष्टतम चाल निकाली है। तो छोटा सा टॉपिक अपना है करवट वाली सड़क पर वाहन की इष्टतम चाल। करवट वाली सड़क पर, अब अपन सड़क पे आ गए, अपन किस पे आ गए? सड़क पे। तो सड़क जो है, पहले भी हमने वाहन को सड़क पे ही घुमाया था, पर वो समतल सड़क थी, समतल आपका था, ठीक है ना, वर्ताकार पथ जो था वो समतल था। अब जो हम पथ की बात कर रहे हैं वो करवट वाली सड़क है, मतलब किनारे से कुछ उठी हुई रहती है, उससे क्या होगा, उसको अभिकेंद्रीय बल जो है ना वो ज्यादा मिलेगा। उस केस में क्या होता है कि हम थोड़ी सी, हमारा वेग बढ़ जाता है, ज्यादा वेग से भी घुमाते हैं ना, उस स्थिति में तो हम फिसलेंगे नहीं। हमें पता है कि जब हम किसी वाहन को वर्ताकार पथ पे घुमाते हैं तो ज्यादा स्पीड होती है तो बाहर की तरफ फिसलते हैं, कम स्पीड से घुमाते हैं तो अंदर की तरफ गिरते हैं। तो जब बाहर की तरफ फिसलेंगे तो सड़क उठी हुई होगी तो अभिलंब बल ज्यादा मिलेगा उसको, एक अभिलंब बल का घटक अंदर की तरफ लगता है जिसकी वजह से हम घूम पाते हैं। टॉपिक है हमारा करवट वाली सड़क। करवट वाली सड़क पर वाहन की इष्टतम चाल, कि करवट वाली सड़क पे कितनी चाल से मैं वाहन को घुमा सकता हूं। ठीक है, देखो जनरल है, मान लो ये समतल था, हमने रोड को जो हमारी सड़क है उसको थीटा कोण से उठाया हुआ, जो वर्ताकार पथ है आपका उसको आपने थीटा कोण से उठाया हुआ, समतल और उठी हुई रोड के बीच का कोण थीटा है, वो कोण ये है। ठीक है, एक तरह से आनत तल के जैसे हो गए। इस पर एक वाहन आपका घुमाना है, वाहन को आपको क्या करना है, वर्ताकार मोड़ पे घुमाना है, गति करानी है, जिसका द्रव्यमान m, वाहन का द्रव्यमान कितना है mg, नीचे की तरफ हमें पता है। अभिलंब बल दोनों सतहों के तल के लंबवत इस दिशा में, समझ में है।
इस अभिलंब बल के दो घटकों की बात करें तो एक घटक तो इस दिशा में होगा और एक घटक वर्ताकार जो पथ है उसकी त्रिज्या केंद्र की तरफ होगा। इसका जो केंद्र है ना वो इस दिशा में बना हुआ है तो वो केंद्र की तरफ होगा। उसके बाद देख बेटा इसके दो घटक लिखेंगे ना, ये कोण थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। कैसे हुआ ध्यान से, तो इस पॉइंट को आप यहां सोचना, ऐसे है ये बल ऐसे था अभिलंब बल, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा तो ये वाला थीटा, ठीक है ना, ये वाला थीटा आ जाएगा। थीटा के साथ वाला घटक n का n cos थीटा और ऑपोजिट वाला घटक n sin थीटा। हम जानते हैं बार बार घटक काम आते हैं इसलिए हमने अच्छे से सीख लिए थे पहले। n के दो घटक एक जो है ना जो करवट वाली सड़क थी अपनी करवट ली हुई थीटा कोण से, तो n जो था वो ऐसे लग रहा था, इसका एक घटक केंद्र की ओर लग रहा है n sin थीटा और दूसरा घटक ऊपर की ओर जो mg को बैलेंस करता है। अब हमें एक्चुअल में हमारा वाहन जो है सपोज v वेग से गतिशील है, कितने वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील, तो मैं बोलूं कि ये बल जो है n sin थीटा वो तो हमें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा और n cos थीटा mg को बैलेंस करता है। n के दो घटक होते हैं, n का ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक और ये हो गया क्षैतिज घटक। तो हम लिखेंगे इष्टतम चाल के लिए कि n का जो sin थीटा घटक है इस स्थिति में n का घटक n sin थीटा वाहन को अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना, घर्षण बल के कारण हमने ज्ञात कर ही लिया, वो तो है अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इस स्थिति में n का घटक n sin थीटा वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है तथा n cos थीटा mg को संतुलित करता है। अर्थात mg बराबर n cos थीटा, अर्थात mg बराबर n cos थीटा, समीकरण संख्या 1। दूसरा, ये जो n sin थीटा है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v, इष्टतम चाल, वर्ताकार पथ की त्रिज्या r, तो वो किसके बराबर होगा, n sin थीटा। समीकरण संख्या, और अब आपको क्या करना है, अपने को वेग निकालना है, इष्टतम चाल ज्ञात करनी है v, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर mv स्क्वायर बटा r बराबर बटा mg, mv स्क्वायर बटा r बटा mg बराबर n sin थीटा बटा n cos थीटा। n से n कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, v स्क्वायर बटा rg, यहां पे बचा v स्क्वायर बटा rg बराबर tan थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा हो गया, तो v स्क्वायर बराबर rg tan थीटा के बाद समीकरण आ गई v स्क्वायर बराबर rg tan थीटा। अब आपको तो v चाहिए ना, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो v बराबर अंडर रूट rg tan थीटा, v बराबर अंडर रूट rg tan थीटा। ये इष्टतम चाल होगी। इसमें देखो हमने घर्षण को कंसीडर नहीं किया, इष्टतम चाल वाली स्थिति में हमने ऐसे मान के चला कि घर्षण कम से कम है, न्यूनतम है, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। तो इतनी इष्टतम चाल से हम उस वर्ताकार पथ पर, उस करवट वाली सड़क पर वाहन को गति करा सकते हैं। या करवट के कारण हमें इतना वेग और मिलेगा, मतलब इतने वेग से, इतनी इष्टतम चाल से हम उस वस्तु को घुमा सकते हैं करवट वाली सड़क पर। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा हमारा करवट वाली सड़क पर वाहन की अधिकतम चाल, कितने चाल से हम उसको घुमा सकते हैं, कितनी चाल से हम उसको गति करा सकते हैं, तो वो टॉपिक भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अधिकतम चाल और न्यूनतम चाल दोनों ज्ञात कर लेते हैं। अगला डेरिवेशन, करवट वाली सड़क पर
वाहन की अधिकतम चाल, कितने अधिकतम चाल से मैं उसको घुमा सकता हूं, वी मैक्सिमम, ठीक है ना, कितनी अधिकतम चाल से अपन उसको घुमा सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, करवट वाली सड़क तो आपको समझ में आ गई कि सपोज ये समतल था, इससे थीटा कोण से आपने सड़क को उठाया हुआ, कितने कोण से, थीटा कोण से, ठीक है ना। इसके ऊपर एक वाहन गतिशील है, या उसको हम गति करा रहे हैं, घुमा रहे हैं वाहन को, जिसका द्रव्यमान है mg आपका नीचे की तरफ होगा, अभिलंब बल आपका इस दिशा में होगा, और एक चीज ध्यान रखनी है कि कितने अधिकतम वेग से घुमा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मैं किसी वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार मोड़ पर या करवट वाली सड़क पर उठी हुई है मोड़ पर वाहन को घुमाऊंगा, ज्यादा स्पीड से घुमाता हूं तो बाहर की तरफ फिसलता हूं, ज्यादा स्पीड से घुमाऊंगा तो किधर फिसलूंगा, बाहर की तरफ। तो मेरा जो घर्षण बल है वो अंदर की तरफ लगना चाहिए, घर्षण बल अगर अंदर की तरफ लगेगा तो मैं बाहर की तरफ फिसलने से बच सकता हूं, ठीक है। तो मेरा घर्षण बल जो है ना वो अंदर की तरफ लगना चाहिए, ठीक है ना। हमने इसको इस तरफ अंदर माना है और ये बाहर माना हुआ। n के वही दो घटक, तो अपन लिखेंगे एक तो इस दिशा में होगा घटक साहब n cos थीटा, ये वाला कोण थीटा होगा आपका n cos थीटा, और दूसरा घटक इसके लंबवत इस दिशा में होगा n sin थीटा। अगर इसको अधिकतम चाल से हमें घुमाना है वर्ताकार करवट वाली सड़क पर, तो घर्षण बल जो है ना वो अंदर की तरफ लगना चाहिए। ये रहा घर्षण बल, ये आपका क्या हुआ, घर्षण बल स्मॉल f से निर्देशित किया। ये कोण थीटा, ये वाला कोण भी थीटा। इस f के दो घटक, एक इस दिशा में होगा और एक इस दिशा में होगा। थीटा के साथ वाला घटक बेटा होगा f cos थीटा, और इधर वाला घटक होगा f sin थीटा। और अब एक्चुअल में जो अभिकेंद्रीय बल है वो हो गया n sin थीटा प्लस f cos थीटा, मतलब उसमें घर्षण बल का एक घटक जुड़ गया, अंदर की तरफ लग रहा है, घर्षण बल का एक घटक अंदर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ फिसलने से बच जाएगी, हम ज्यादा स्पीड से उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें जनरल, तो ध्यान से देखो, अंदर की तरफ जो बल लग रहे हैं दो, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, वो हमारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा, जिसका सूत्र होता है mv स्क्वायर बटा r, mv स्क्वायर बटा r। यहां पे v को v max लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, बराबर n sin थीटा प्लस f cos थीटा। f आपका घर्षण बल है, म्यू इनटू n, ठीक है ना, म्यू घर्षण गुणांक होगा और n अभिलंब बल, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार से देखो mg, नीचे की तरफ mg बढ़ गया, f sin थीटा प्लस mg जो है वो n cos थीटा के इक्वल, तो mg इक्वल्स टू, या मैं लिखूं mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। मैं इस f sin थीटा को उस तरफ लेके जाऊं तो mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, समीकरण संख्या। और अब आपको इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर mv स्क्वायर बटा r बटा mg, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, बराबर इसमें इसका भाग देखो n sin थीटा प्लस f cos थीटा बटा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसमें देखो m से m कट गया, v स्क्वायर बटा rg, यहां पे बचा v स्क्वायर बटा rg बराबर n sin थीटा प्लस f cos थीटा बटा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ध्यान से देखो, मुझे एक्चुअल में v ज्ञात करना है। इस स्थिति में आपका v क्या हो सकता है, अधिकतम हो सकता है। घर्षण बल अंदर की तरफ लग रहा है, घर्षण बल का एक घटक हमें अंदर की तरफ मिल रहा है, अभिकेंद्रीय बल की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है ना, वर्ताकार मोड़ के केंद्र की तरफ। तो एक्चुअल में v क्या होना चाहिए यहाँ पे, चूंकि v बराबर तो अपन पुट कर लेंगे v max
और F का सूत्र क्या होगा म्यू इंटू एन। घर्षण बल का सूत्र है म्यू इंटू एन। म्यू क्या था घर्षण गुणांक, आपके जो वाहन और रोड के टायर जो है रोड के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, तो F बराबर म्यू है। ये दोनों मान इस समीकरण में रखो आप, तो V की जगह V मैक्स रखा, V मैक्स स्क्वायर बटा Rg बराबर n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बटा n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। देखो n कॉमन आके कट गया, n कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर भी n कॉमन है और नीचे भी n कॉमन है, कॉमन आके कट गया। मुझे v मैक्स चाहिए, Rg को मैं उधर ले गया और देखो इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे cos थीटा का डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे cos थीटा का, इसमें भी cos थीटा का डिवाइड कर लेंगे, इसमें भी cos थीटा का डिवाइड कर लेंगे। एक बार लिखते हैं v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Rg, n कॉमन लेके काट दिया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। और अब मैंने cos थीटा का इसमें भी डिवाइड करा, इसमें भी डिवाइड करा, तो v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Rg, पूरी इक्वेशन में cos थीटा का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू, cos थीटा से cos थीटा कट गया, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। और हम बोथ साइड क्या ले लो अंडर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, तो v मैक्स कितना हो गया आपका v मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Rg tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपकी अधिकतम सुरक्षित चाल है। इसी तरह से बेटा न्यूनतम सुरक्षित चाल भी हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपकी अधिकतम सुरक्षित चाल आ गई v मैक्स बराबर अंडर रूट Rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।